अस्सलाम वालेकुम फवाद, मुझे ये बताएं कि जो हम 70 रुपये का पैनल कह रहे हैं कि हमें 70 रुपीज़ का पैनल चाहिए, उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है? और ये जो बाइकआउट की अवेयरनेस हम फैला रहे हैं, इसके पीछे माइंडसेट क्या है कि हम क्यों फोर्स कर रहे हैं सबको कि हमें 70 रुपीज़ का पैनल चाहिए पाकिस्तान में? देखें, बड़ी क्लियर सी बात है, पैनल को सबसे सस्ता होना चाहिए। सोलर पैनल की जितनी जितनी कम से कम कीमत हो सकती है उतनी होनी चाहिए। उसकी बड़ी क्लियर सी वजूहत हैं। नंबर वन, आपकी ट्रांसपोर्ट सेक्टर पूरा का पूरा फ्यूल बेस्ड है। आपके ट्रक चलता है, खेत से गन्ना उठाता है, खेत से आपका तरबूज उठाता है, प्याज उठाता है, टमाटर उठाता है और ट्रांसपोर्ट करता है। उस खेत से लेके किसी भी बड़ी मार्केट में, मंडी बहाउद्दीन जाएगा, चिश्तियाँ जाएगा, रावलपिंडी जाएगा, इस्लामाबाद जाएगा, कराची आएगा, लाहौर जाएगा, जो भी बड़े शहर हैं उनकी सब्ज़ी मंडियों में जाएगा और फिर वो बिकेगा। तो एक कॉस्ट हो गई वो सब्ज़ी उगाने की और फ्रूट उगाने की, दूसरी कॉस्ट हो गई उसको ट्रांसपोर्ट करने की। अगर आप एक बड़ा मज़दा लेते हैं जो बड़ा ट्रक होता है, उसमें तरबूज अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस पर आपका बहुत ज़्यादा ख़र्चा आ जाता है। मतलब अगर आप थोड़े से विद इन पंजाब भी ट्रैवल करते हैं तो आपका 2.5 से 3 लाख रुपए का ख़र्चा आ जाता है अगर आप विद इन पंजाब ट्रैवल कर रहे हो। ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, डिपेंडिंग ऑन फ्रूट भी मैटर करता है, डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस भी मैटर करता है, बट एक सब्सटेंशियल अमाउंट होता है जो आपकी ट्रांसपोर्ट पे लग जाता है। तो वो सारा का सारा ख़र्चा किसकी जेब से निकलता है? उस किसान की जेब से निकलता है जिसने अपना फ्रूट अपने खेत से अपने मंडी तक पहुंचा के सेल करना है। अगर उसकी जगह ऑल्टरनेटिवली उस फ्यूल की जगह वो ट्रक इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा हो, जो कि इलेक्ट्रिसिटी सोलर सिस्टम से प्रोड्यूस हुई हो, तो उसकी जो कीमत है वो 1/3 हो जाएगी। जिसका बड़ा क्लियर सा मकसद है कि अगर 100 रुपये लगेंगे ट्रांसपोर्टेशन पे, तो सोलर की बिजली से जो ट्रक मूव हो रहा होगा उस पर 33 रुपये लगेंगे सिर्फ। तो वो जो 67 रुपीज़ की बचत है वो किसको जाएगी? फार्मर को जाएगी। फार्मर कल को अपनी हेल्थ केयर पे लगा सकता है, अपनी पढ़ाई पे लगा सकता है, अपने खाने पे लगा सकता है, अपनी किसी भी प्रोडक्टिव, किसी भी प्रोग्रेसिव काम पे लगा सकता है। फार्मर की बचत बढ़ जाएगी आपके पास। बीच में आड़ती की बचत कम हो जाएगी, बीच में ट्रेडर की, मिडिलमैन की, प्रोसेसर की, रिटेलर की, उन सब की बचत तो जो मौजूद है वो तो रहेगी, बट फार्मर का बेनिफिट बढ़ जाएगा। तो फार्मर को जितना बेनिफिट आप दे सकते हैं वो उतनी अच्छी क्रॉप उगाएगा कल को। उससे पीछे भी है कि जब फार्मर ने ट्यूबवेल चलाया तो वो भी सोलर पे चलाया, बजाय इसके कि वो जनरेटर पे चलाता, और वहाँ से भी उसकी बचत शुरू हो गई। फिर ट्रांसपोर्ट में उसके बाद आया, उसके घर पे सोलर लगा हुआ था, उसकी अपनी कॉस्ट नहीं थी, उसकी जो फार्म लैंड थी उस पर कॉस्ट नहीं थी, फिर जो उसने ट्रैवल किया उस पर कॉस्ट नहीं आई उसकी, फिर जो सब्ज़ी मंडी पे रख के बेचा वो सोलर पे चल रही थी, उस पर कॉस्ट नहीं आई। जब ये सारी कॉस्ट बची तो बेसिकली किस पे इम्पैक्ट आया? उस सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट आया कि वो सप्लाई चेन की प्राइस ही कम हो गई उस पूरे प्रोडक्ट की, जो जब से प्रोड्यूस हो रहा था और जहाँ पे आके वो सेल हुआ। अगर उसकी कॉस्ट कम होएगी तो वो वही तो आगे पास ऑन होगी ना लोगों को। एक चीज़ अगर डालते रहे पेट्रोल पे, वो जनरेटर चलाता रहे फार्मर जो है, और आगे फिर बेचता रहे ट्रक पे ला के, और फिर इधर भी जनरेटर चला के बेचारा उसको कोल्ड स्टोरेज पे ठंडा करता रहे, और फिर वो हमें पहुंचाए सामान, तो वो फ्रूट भी फिर 300-400 रुपये पे मिलेगा, उससे कम पे कैसे मिल सकता है? उसे वारा ही नहीं खाएगा। इस सूरत हाल में कि जब यूक्रेन और रशिया लड़ पड़े और पेट्रोल की प्राइसेस उनकी वजह से महंगी हो जाए, और हमने सारा जो पेट्रोल है वो वहाँ से इम्पोर्ट करना है, हम फजूल में पिस गए यहाँ पे। और हम नहीं पिसे, वो फार्मर पिस गया जाके, और जिसने ख़रीदा वो भी पिस गया यहाँ पे। तो हम तो मतलब कुछ ना करके ही बीच में पिचक गए, सिर्फ इस अपनी गलती की वजह से कि हमारी अकल नहीं काम कर रही कि हमने इस चीज़ से निकलना कैसे ना। हमने एक इनिशिएटिव ही नहीं लिया, तो वो इनिशिएटिव हमारे पास मौजूद है। हम डिपेंडेंट हुए हुए उन लोगों के साथ जो हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। अब एक हो गई ट्रांसपोर्टेशन की बात, उसके बाद हम आ जाते हैं इंडस्ट्री के पास। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसको एक चाहिए होता है एनर्जी का सोर्स। एक तो उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही होती है, बिजली चाहिए होती है अपनी मशीन्स वगैरह, अपनी फैसिलिटी चलाने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए, बाकी जो भी उनको रन करना होता है। दूसरा उनको चाहिए होती है एज ए हीट सोर्स चाहिए होती है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को गैस चाहिए होती है, बाकी टेक्सटाइल को भी गैस चाहिए होती है। तो उनको फर्नेसेस चलाने होते हैं, उनको हीट सोर्स चाहिए होती है जिससे वो गर्माइश पैदा करें। उस गर्माइश से वो बॉयलर्स चलाते हैं और अपने प्रोसेसेस रन करते हैं। तो वो जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो मेजॉरिटी में मोस्ट ऑफ द टाइम वो LPG यूज़ करते हैं, LNG यूज़ करते हैं, क्योंकि आपके पास और अभी कोई रिलायबल सोर्स अपना लोकल मौजूद नहीं है। तो उसका ऑल्टरनेट भी आपके पास मौजूद है। कॉन्सेंट्रेटेड सोलर की जो पावर सप्लाई है आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ हीट सोर्स। हमने इस पर कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करी, इस मुल्क में हमने कोई प्लांट नहीं लगाया, हमने कोई इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करी। UAE का मुल्क 2010 से इस बात पर रिसर्च कर रहा था और उन्होंने बहुत सारे सोलर के कॉन्सेंट्रेटेड प्लांट्स लगाकर और उनको स्ट्रीमलाइन करके कुछ को बंद कर दिया, कुछ को कंटिन्यू किया, कुछ को बड़ा किया, कुछ को छोटा किया। बट जो उन्होंने करना था वो कर भी लिया पिछले 12 साल में, और हमने अभी शुरुआत भी नहीं करी और सोचा भी नहीं। अगर इंडस्ट्री को हम
कॉन्सेंट्रेटेड सोलर प्लस और रिन्यूएबल मेथड्स की तरफ ले आएँ, जिससे वो अपना हीट सोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं अपने प्रोसेसेस के लिए। तो अगेन हमारी इंपोर्टेड एलएनजी के ऊपर जो रिलायंस है वो ख़त्म हो जाएगी। हमने जितनी मेहनत करी एलएनजी टर्मिनल लगाने पे, ठीक है, ऑल्टरनेट सोर्स आपके पास हमेशा मौजूद होना चाहिए, बट आपने सिर्फ एलएनजी का टर्मिनल लगाया और कुछ भी नहीं किया। कोई ऐसी रिन्यूएबल आपने रिसोर्स फैसिलिटी नहीं लगाई जिसके थ्रू आपको फ्री की बिजली मिले। एलएनजी टर्मिनल लगाने की भी आपकी एक फिक्स्ड कॉस्ट थी, एक अपफ्रंट कॉस्ट थी। उसके बाद क्या कॉस्ट आई, हर दफ़ा जब भी एलएनजी आएगी तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, वो भी डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। उसकी बिडिंग, उसकी टेंडर्स आप उससे कितने साल पहले कोशिश करेंगे कि 2-2 साल पहले हम बुक करवा लें अपने एलएनजी के जो भी हमारे पास बिल्कुल वो आनी है, शिपमेंट आनी है। और जो फ्री ऊपर से सोलर आ रही है उसकी कुछ नहीं। बिल्कुल। तो अगेन फिक्स कॉस्ट आपकी थी, आप सोलर की फैसिलिटी लगवाते, फिक्स कॉस्ट थी आपके पास अगेन, बट रिकरिंग कॉस्ट कोई नहीं थी, उसको चलाने की कोई कॉस्ट नहीं थी। वो जो मिनिमल ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर आप कंपेयर करें फ्यूल की रिकरिंग कॉस्ट के पास। तो इंडस्ट्री अगेन फ्लरिश कर सकती थी। इंडस्ट्री का मेजर मसला आज यही है कि उसकी जो उसकी रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट है और इसकी जो उससे भी ज़्यादा एनर्जी की कॉस्ट है वो आज नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर आज एक कपड़े का थान यहाँ पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है और उस पर बिजली आप उसको 50 रुपये 60 रुपये की बिजली देते हैं, और वही थान अगर बांग्लादेश में प्रोड्यूस होता है और अगर वो बिजली उनको 1/3 1/2 में दे देते हैं आपकी बिजली की प्राइस की, तो आप देखें कितना सस्ता हो गया उसको माल बेचना दुनिया भर में। आपका भी जो माल है वो दुनिया भर में बिकता है। लोकल कंजम्पशन तो जो होती है वो तो होती ही है, वो तो लेते ही रहेंगे लोग। बट अगर आप लोकल लोगों को भी सस्ता देंगे माल तो उनके पास भी पैसे बच जाएंगे कुछ और 2-4 चीज़ें करने के लिए। और अगर आप इंपोर्टेड मार्केट में बेचेंगे, एक्सटर्नल मार्केट में बेचेंगे, तो आपकी चीज़ जितनी सस्ती होगी उतनी आसानी से बिकेगी। और जितना आप उस पर टैक्सेशन लगा देंगे और उसको ओवरबर्डन कर देंगे और उसको महंगा रॉ मटेरियल, सिर्फ अपनी नाअहली की वजह से, बिल्कुल, जो कि डिसीजन की वजह से कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेथड्स क्या हैं, फिर वो नहीं बिकेगी, फिर वो चीज़ नहीं बिकेगी, वही होगा जो अभी हो रहा है, और आपकी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। और जब इंडस्ट्री बैठ जाएगी तो फिर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे कि आप उस इंडस्ट्री को रिवाइव कर सकें। बंद इंडस्ट्री को चलाना एक अजाब है और चलती इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट्स करना आसान काम है निस्बतन। तो चलती इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, बहुत सारी बंद हो चुकी है, बहुत सारी अभी रहती है, बट अगेन हमने उस पर कोई वर्क नहीं किया। हमने कोई उसको एनर्जी सप्लाई, सस्ती और रिलायबल एनर्जी सप्लाई देने के लिए हमने कोई वर्क नहीं किया उस पर। इसको दोबारा इसे एक दफ़ा कंक्लूड कर लें इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को कि इनको 2 तरह की एनर्जी चाहिए। एक इन्हीं रिन्यूएबल एनर्जी जो सोलर पैनल्स हैं उससे इनकी इलेक्ट्रिसिटी पूरी हो सकती है बहुत आराम से, और दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड सोलर के साथ इनका जो हीट का इशू है वो भी इनको मिल सकती है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सोलर के ऊपर और डिटेल में भी हम आगे वीडियोस बनाएंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरह उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। पर ये दोनों सोलर की सोर्सेज हैं जिससे पूरी इंडस्ट्री चल सकती है। इसके अलावा इंडस्ट्री को और कुछ नहीं चाहिए होता है, एक रॉ मटेरियल चाहिए होता है। अगर उस पर भी वर्किंग करेंगे तो वो भी पूरा हो जाएगा। पर जो एनर्जी की कंजम्पशन है एक किसी भी इंडस्ट्री की, वो इस तरह फ्री में सोलर के थ्रू पूरी हो सकती है। बिल्कुल, वन टाइम बड़ी इजीली है, वन टाइम कॉस्ट है, वो 2 से 2.5 साल में रिकवर हो जाती है। और वो भी आप बैंकिंग के फाइनेंसिंग के थ्रू, अगर आप जब आप स्टेट लेवल पे काम करेंगे तो फिर तो आपको AEDB तक जैसा मुल्क आपको फाइनेंस दे रहा होता है। आपने उधारी तेल लेना होता है सऊदी अरब से, आप बोलते हैं हमें डेफर्ड पेमेंट पे दे दो, उधार पे दे दो, कंसेशन पे दे दो, सारा मुल्क मिलके लगा हुआ होता है। रशिया से हम सस्ता तेल ले लेंगे, वो कितने शिपमेंट आएंगे, एक लिमिटेड टाइम के लिए वो शिपमेंट्स आएंगे, उसके बाद वो आना रुक जाएंगे, उसके बाद वो कंसेशन आपका ख़त्म हो जाएगा, वो फिर फुल रेट पे आ जाएगा। अच्छा, कंसेशन वाले की भी पेमेंट करनी है और फुल रेट वाले की भी पेमेंट करनी है, ना पैसे कंसेशन वाले के देने के हैं और ना फुल पेमेंट वाले के हैं। देखिए इसमें मेरा ख्याल है कि कोई और वजह भी है। ऐसा नहीं हो सकता, या तो ये इतने नाअहल हैं कि इनकी समझ ही नहीं काम कर रही, ठीक है, या फिर इनका खांचा इतना बड़ा है कि ये वो करना ही नहीं चाह रहे और हमारे खांचे जड़ जाएंगे, और सब तेल LNG और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के पीछे। सूरज के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कर नहीं सकते। आपने किसी एक जगह अगर 2 मेगावाट का सोलर लगा दिया, 2 मेगावाट का कॉन्सेंट्रेटेड लगा दिया, एक दफ़ा का खांचा, तो वो तो खत्म हो गई बात, वो तो कहानी खत्म हो गई ना। जब वो प्लांट लग रहा होगा तब का तो खांचा समझ आता है। नहीं, उसमें भी सर प्रॉब्लम ये है कि वो लोकल बंदा लगा लेता है ना, लोकल कंपनी लगा लेती है। उसके लिए गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता, उसके लिए किसी और एजेंसी को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। ये तो लोकल नहीं मंगवा सकता कोई भी, ये तो इसी PSO के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट जाएगा या वो बिडिंग होगी, तो वहीं पे तो खांचा है सारा। और वो रिकरिंग है, उसने तो महीने में ही कितनी दफ़ा रिकर करना है, और जो प्लांट्स है वो तो 100 दफ़ा लग जाएंगे, 100 प्लांट लग जाएंगे, आपकी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद कहानी क्लोज हो जाएगी। इसका मतलब नीयत का ज़्यादा मसला है, और इतना मसला इनकी नाअहली का तो है ही है, पर इनकी नीयत का भी ज़्यादा मसला है, इन लोगों के अपने खांचे, जिसकी वजह से ये चीज़ अभी तक नहीं हुई। पर ऑन दी अदर हैंड अगर प्राइवेट सेक्टर है तो उसको तो ये स्टेप लेना चाहिए,
उसको किस खुशी में मसला है? ये सेक्टर भी डायरेक्शन देखता है, तेल देखता है, तेल की धार देखता है, प्राइवेट सेक्टर ऊपर से पॉलिसी देखता है। तो अगर तेल देखेगा तो फिर आज इसीलिए बंद बैठा हुआ है। यही बात, अगर खुद डिसीजन नहीं ले सकते, प्राइवेट सेक्टर भी इतना बुद्धू है कि उसको भी समझ नहीं आ रही बात और इन्हीं के पीछे चलता रहेगा, तो फिर आज बंद होगा तो चीखें इनकी भी निकलेंगी। यही बात है। गवर्नमेंट का क्या है, वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो चला जाएगा उठ के, नया आ जाएगा। आपका भी तो बिजनेस है ना, आप बंद करा लें फिर। अगर आपकी खोपड़ी काम नहीं कर रही और आप किसी नई चीज़ को यहाँ इंट्रोड्यूस ही नहीं करा सकते, आप सिर्फ वो लैम्बोर्गिनी उरूस ही मंगवा सकते हैं कि जी पाकिस्तान में सबसे पहले गाड़ी मैं मंगवा लूँ किसी तरह फैसलाबाद की, आपको नई टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर सकते। वो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसने 764 मेगावाट के राइस मिल में प्लांट लगाया फैसलाबाद में, तो अंकल कह रहे जी हमने बड़ी नई टेक्नोलॉजी लगा ली है। सर जी ये 1980s में आई थी, आप आज 2023 में कह रहे हैं कि हमने बड़ी नई टेक्नोलॉजी लगा ली है। कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई है? सोलर पैनल लगाए हैं उस बंदे ने 760 किलोवाट के। ये कौन सी नई टेक्नोलॉजी है यार, ये तो खत्म हो रही है भाई साहब। अब आप इसको कह रहे हैं हमने बड़ी नई टेक्नोलॉजी लगा ली है। अब भाई उनके ज़हन में यार ऐसे तो नहीं काम चलेगा ना, ऐसे इंडस्ट्री चलाएं, ऐसे तो मुल्क नहीं चलेगा। ठीक है आपके पास बहुत पैसे होंगे, आपकी बड़ी इंडस्ट्री होगी, पर आप टेक्नोलॉजी के लिए तो कुछ आगे बढ़े। ये मुल्क के रिसोर्सेज पी रही हैं ये इंडस्ट्रीज। सही है ये क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये इतना ओल्ड स्कूल इनकी मशीनरी है, इतने ओल्ड स्कूल तरीके से काम कर रहे हैं कि रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, डिप्लीट हो गए। गैस किधर है सर आपकी? अभी रमज़ान में क्या हो रहा है पूरे मुल्क में? लोड शेडिंग पूरे मुल्क में हुई हुई है, 12 बजे से 5 बजे तक गैस ही नहीं आती। तो क्या हुआ है, वो जी मिनिस्टर कहता है हमारे पास गैस ही नहीं है, किधर गई गैस? उड़ा ली, क्योंकि अकल ही नहीं थी, समझ ही नहीं आ रही थी कि गैस को यूज़ कैसे करना है। अच्छा, यही इंडस्ट्रीज़ मुल्क को चला भी सकती हैं क्योंकि आपने बनाई ही ये इंडस्ट्रीज़ हैं। अब हम इस बात पे तो क्या कह सकते हैं कि आप इन इंडस्ट्रियों की जगह कुछ और लगा लेते, आपने जो लगाना था वो लगा लिया। अब इन इंडस्ट्रीज़ को चलाएं और बजाय इसके को इनको इस तरह चलाएं कि मुल्क की रिसोर्सेज ही डिप्लीट हो जाएं, जैसे आप कह रहे हैं। इनको ऐसे चलाएं कि मुल्क की रिसोर्सेज पे भी बर्डन ना बने और इनकी प्रोडक्शन भी कंपेटिटिव रहे। इन्होंने जो भी टेक्सटाइल की प्रोडक्शन करनी है, राइस की प्रोसेसिंग करनी है, वो कंपेटिटिव हो, वो ग्लोबल मार्केट में बिक भी सके। और ऐसा ना हो कि उनको उन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए आप पीछे अपने गैस के ज़खायर उड़ा बैठें और उसके 5 साल बाद आप बैठे अब इधर उधर देख रहे हो कि अब हम क्या करें। इनको कंपेटिटिव सस्टेनेबल लेवल पर चलाएं। सस्टेनेबिलिटी इसको कहते हैं कि आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करते हैं कि कोई भी चीज़ आपकी ख़त्म नहीं हो जाती और किसी की भी चीज़ का ज़ख़ीरा ख़त्म नहीं हो जाता। जब आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आते हैं तो आप फिर फिक्स्ड रिसोर्सेज के ऊपर नहीं डिपेंडेंट होते। सूरज की जो सप्लाई है जब तक आनी है इंशाल्लाह वो आनी ही है, अनलेस कि आप अपने यहाँ इतनी पोल्यूशन कर लेंगे फिर आपके यहाँ स्मॉग का मसला खड़ा हो जाए, जो कि लाहौर में फ़ेस किया आपने अपनी ही नाअहली की वजह से। लाहौर जैसे शहर में, जो कि एक बड़ा शहर है, बट वहाँ पे इतनी स्मॉग कर लिया आपने कि पिछली सर्दियों में लोगों के सोलर चले ही नहीं। इतनी पोल्यूशन आपने पैदा कर दी है और इतना आपकी आपकी इन्वायरमेंट गंदी हो गई है कि 2 से 3 महीने तक सूरज ही सही से नहीं निकला। अगेन अपनी पर्सनल नाअहली है। इन्हीं इंडस्ट्रीज़, इन्हीं बाकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ थी उनका धुआं आपने रोका ही नहीं और उनको अलाउ किया कि वो गंदा धुआं निकालते रहें। मतलब इनडायरेक्टली भी आपने सोलर को डिस्करेज कर लिया कि जिसने सोलर लगवाया था अब वो बेचारा अनकम्पेटिटिवली बैठा हुआ है कि उसका सोलर ही नहीं चल रहा। वजह कि वो इंडस्ट्री वालों ने इतनी पोल्यूशन कर दी। अगेन नाअहली कह सकते हैं, बदनीयती तो फिर भी हो सकती है, बट नाअहली ज़्यादा सुप्रीम है यहाँ पे। आगे बढ़े मेरा ख्याल है जी। ट्रांसपोर्टेशन की बात हो गई, इंडस्ट्री की बात हो गई। तीसरा कंज्यूमर की अगर हम बात करें कि कंज्यूमर को क्या बेनिफिट है सस्ती बिजली का, बड़ी क्लियर सी बात है। 70 रुपये में अगर आपको, या एक चीज़ आपको अगर फ़र्ज़ करें 1 रुपये में मिल जाती है तो आप, और आपकी इनकम अगर 5 रुपये है तो 4 रुपये आपके पास बच गए। अब आप उस 4 रुपये की अपनी खाना ले सकते हैं अपने लिए, अपनी हेल्थ केयर पे लगा सकते हैं, अपनी एजुकेशन पे लगा सकते हैं, अपने ऊपर लगा सकते हैं और अपनी बेहतरी के लिए लगा सकते हैं। अगर वही 1 रुपये वाली चीज़ आपको 2 रुपये की मिलती है तो आपके पास सिर्फ 3 रुपये बचते हैं इन्हीं बाकी चीज़ों, बाकी कामों पे लगाने के लिए। तो बड़ी सीधी सी बात है, जितनी सस्ती बिजली आपको आज मिलेगी उतनी ज़्यादा आपकी मंथली बजट में आपके पास इजाफा होगा, आपके मंथली बजट में आपके पास गुंजाइश होगी कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएँ, आप अपनी सेहत पे लगाएं, आप अपनी हेल्थ केयर पे लगाएं और आप अपनी बाकी ज़रूरियात पे लगाएं। अय्याशी बहुत दूर की बात है, अभी तो ज़रूरियात की बात हो रही है ना। मेजॉरिटी पाकिस्तान की गुर्बत गरीब अवाम है, पाकिस्तान को बहुत अमीर मुल्क नहीं है। मेजॉरिटी यहाँ पे लोग मिडिल क्लास में एग्जिस्ट करते हैं और मिडिल क्लास में भी बहुत सारे स्ट्रेटिफिकेशंस हैं। कोई ये जो आप कह रहे हैं बच्चों को पढ़ा लें, उसमें भी तो ये है ना, स्कूल की फ़ीस अगर आप देखें तो उसमें भी नीचे लग के आ जाता है कि जी बिजली के इतने चार्जेस हैं, क्योंकि बिजली बढ़ गई तो वो भी अपने चार्जेस लगा लेते हैं। तो उनको क्या मुश्किल हो रही है सोलर लगाते हुए? वो अपने नेट ज़ीरो करा लें, बिल्कुल, उनको भी कोई मसला नहीं है, वो भी अपने ओल्ड स्कूल मेथड में चले जा रहे हैं। अच्छा बिजली बढ़ी, आगे इन पे पास ऑन कर दो। मतलब कोई खुद सोचने को राज़ी नहीं है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स। इसमें एक प्रॉब्लम है हमारे साथ, हम लोग ना एक मुल्क को हमने पूरा बंद कमरा समझा हुआ है, और बंद कमरे में जब 10 लोग बैठा दें ना तो वो उनकी सोच उस कमरे वाली होती है, वो उससे बाहर सोच ही नहीं सकते।
या कोई यहाँ से जो बाहर जाते हैं ना वो भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते यहाँ पे आके। यार तुम थोड़ा सा सोच तो लो, अगर कितना मुश्किल है, अब तो इंटरनेट सबके पास है। अगर आप कोई मिल चला रहे हैं, आप गूगल कर लें कि दुनिया में कैसे चल रही है, सिंगापुर में कैसे चल रही है, इंडिया में कैसे चल रही है, यूएस में कैसे चल रही है, आप उसको कोशिश करें कॉपी करने की। आप कॉपी करेंगे, आपके प्रॉफिट्स तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, पर साथ मुल्क का भी फ़ायदा हो रहा है। ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और जब तक आप अपना प्रॉफिट कम रख रहे हैं, मुल्क का भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज खाए जा रहे हैं। यही हाल घर का होगा और यही हाल स्कूल का भी होगा। आप अपने स्कूल को देख लेंगे लोग किस तरह एफिशिएंटली चला रहे हैं, कॉस्ट का। ये तो बहुत बेकार तरीका है ना कि भाई बिजली बढ़ गई, चलो नीचे लिख के लगा देते हैं, बिजली बढ़ गई पेरेंट से ले लेंगे। ये क्या बात हुई? आप में कोई दिमाग अकल नहीं है। पेरेंट आज दे देगा, अगले महीने उसका बजट कम हो जाएगा, वो किसी थोड़े कम बजट वाले स्कूल में दाखिल करा देगा। माइंड सेट एक ही है ना सबका। फिर मूव आउट करते जाएंगे, सब अच्छे स्कूलों से निकल के हल्के स्कूलों में जाना शुरू कर देंगे, तो ओवरऑल एक मंदी छा जाएगी। इसी को तो बोलते हैं कि ग्रोथ आपकी रुक गई है और आपकी मार्केट स्लो डाउन कर गई, रिसीड कर गई हैं, रिसेशन आ गया। तो ये रिसेशन आ जाएगा और आप पे हावी हो जाएगा। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं, देखें अच्छी मिल लगाना तो मकसद नहीं है ना यहाँ किसी का। असल में अच्छे तरीके से काम करना किसी का मकसद नहीं है यहाँ जिसने भी जो भी काम करना होता है, बस उसकी कोशिश होती है कि कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मुझे मिल जाए। अगर किसी का मकसद हो कि मुझे अच्छी फैसिलिटी लगानी है, ऐसी फैसिलिटी लगानी है जो सस्टेनेबल लेवल्स पे चले और जो मुल्क की रिसोर्सेज पे कम से कम बर्डन डाले, तो फिर अच्छी फैसिलिटी बन जाती है। बट जब किसी का गोल ही नहीं होता, दूसरा ये बात इंसेंटिवाइज भी नहीं होती पॉलिसी मेकिंग के थ्रू, स्टेट का भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो फिर प्राइवेट इंडिविजुअल की भी कोई थिंकिंग नहीं है। वही आपके वाली बात है, कोई इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है उसका। फवाद, मेरा ख्याल है कि इसमें गवर्नमेंट का इशू नहीं है। आप अगर इंटरनेशनल लेवल की यहाँ प्रोडक्शन करेंगे तभी आपका सामान बाहर भी बिकेगा, एक्सपोर्ट आप तभी कर पाएंगे। आप लगा लें कोई भी फैसिलिटी यहाँ, बेकार सी लगाएं इसी लेवल पे होते हुए, तो वो यहीं नहीं सामान बिकेगा आपका। एग्जांपल है आपके पास यूटोपिया की, इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्शन पाकिस्तान में हो रही है बैठ के, जो कि कोई और उसका सामान आपको पाकिस्तान में भी नहीं मिलेगा। तो ये मुल्क कर सकता है। आप में तो कोई वो होनी चाहिए चीज आपके ऊपर है कि मैंने मशीन एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। आपको चिकन की इंडस्ट्री का पता है ना, अगर आप बिग डचमैन का सामान लगाते हैं और आप सही से उसको फॉलो करते हैं रूल्स को, आपकी चिकन ठीक निकलती है। आप उसको लोकल चाइना वाला लगवा लें, आपकी चिकन में फ़र्क आ जाता है। तो ये तो उस ओनर के ऊपर है ना, इसमें गवर्नमेंट के इंसेंटिव की बात नहीं है। आपका पर्सनल बिजनेस भी प्रॉफिटेबल ज़्यादा हो जाता है अगर आप काम सही से करते हैं और सब स्टैंडर्ड नहीं करते। उसमें मुल्क का भी फ़ायदा होता है। कम टाइम में आप ज़्यादा चिकन निकाल लेते हैं, कम रिसोर्स के साथ आप ज़्यादा चिकन निकाल लेते हैं, वरना ज़्यादा प्रोटीन बैठे खिलाते रहते हैं 40 दिन तक। शुरू की इन्वेस्टमेंट है ना, हर किसी का माइंडसेट और एंड की नहीं मैं बात कर रहा, मैं तो एक ऊपर लेवल की बात कर रहा हूँ कि सर पुरानी राइस मिल की मैं आपको न्यूज़ सुना रहा हूँ, ही वाज 80+ एंड ही इज सेइंग कि हमने नई टेक्नोलॉजी लगा ली है। उनके लिए तो नहीं है ना सर पाकिस्तान, तो ये तो फिर हमारी गलती है कि हम अवेयर ही नहीं कर सके अभी तक लोगों को कि ये नई नहीं है। इससे लोग आगे निकल गए हैं, अब तो बहुत आगे निकल गए। हम अभी हमें ये नहीं लग रही है तो हम फिर कैसे कम्पीट करेंगे किसी के साथ? एक बंदा जो 80 साल का है आज, या वो 75 साल का है, वो जो जिस भी एज में है, बट 80 साल के बंदे की सारी उम्र पिछले जो 60 जवानी के साल थे उसमें ये टेक्नोलॉजी राइजोलाम नहीं थी ना, तो अब उसकी ज़िंदगी के आखिरी 20 सालों में तो उसके लिए तो ये पता नहीं क्या है, ये तो जादू की एक छड़ी है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में देखा है। 80-year-old man of Pakistan with the 80-year-old man of your neighboring country, सर अगेन आप बहुत पीछे है ना सर, उसको तो सब पता है और हमारे वाले को कुछ भी नहीं पता। हम तो फिर इस लिहाज से भी बहुत पीछे हैं कि हम ग्लोबली देखते ही नहीं है कि क्या हो रहा है और उसको अडॉप्ट ही नहीं करते। हम बोलते हैं बस ठीक है, देखें जाने दो, ये देखें ये एक माहौल है, हम खुद ही खड़े हो जाते हैं, हम खुद ही काम कर लेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वही आपके वाली बात है कि एक तो हो गई अपनी इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग कि अगर कोई इस बात को समझे कि वो अच्छी फैसिलिटी लगाएगा तो वो बेनिफिट उसको पर्सनली मिलेगा, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि स्टेट लेवल से कोई इंसेंटिवाइजेशन नहीं है। एक होता है ना कि लोगों को नहीं पता तो आप लोगों को बताते हैं कुछ बातें, अब स्टेट का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस मौजू पे, स्टेट की अवेयरनेस नहीं है, वही बात है, अवेयरनेस नहीं है तो पॉलिसी नहीं है, तो पॉलिसी नहीं है तो आगे कोई इंसेंटिव्स नहीं क्रिएट हुए। देखिए जिस मामले में इंसेंटिव होते हैं उसमें हर कोई भागता है कि मैं भी ये कर लूँ। अब आई डोंट लाइक इंसेंटिव वर्ड ना, क्योंकि यहाँ इंसेंटिव कोई तो गलत किया हुआ है कि टेक्सटाइल को इंसेंटिव दे दो ताकि वो एक्सपोर्ट करे, उसको इंसेंटिव दे दो बिजली के बिलों में एक्सपोर्ट करे, वो नहीं चाहिए हमें। आप किसी और तरीके से, आप किसी इनडायरेक्ट मीन से इंसेंटिवाइजेशन दे सकते हैं कि जिसके थ्रू आपके जो टैक्स पेयर की मनी है उस पर बर्डन ना बने। कोई ये नहीं कह रहा कि आप कैश हैंडआउट्स दें और आप टैक्स में डायरेक्ट। अदर हैंड प्राइवेट बिजनेस है ना, प्राइवेट बिजनेस को खुद कमाना चाहिए ना, वो क्यों सोचेगा कि मुझे गवर्नमेंट ही देगी। यार ऑस्ट्रेलिया में आप कोई भी फैक्ट्री लगा दे, आपको किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं देना था। आपने A1 फैक्ट्री लगानी थी, आपको पता था सब स्टैंडर्ड लगाऊंगा यहाँ बिकेगा ही नहीं,
A1 को चीज़ आपने मैन्युफैक्चर करनी थी और आपने खुद बेचनी थी और आपने प्रॉफिट कमाना था। अगर आप माइंडसेट उल्टा चलाएंगे कि मुझे गवर्नमेंट ही देगी तो फिर मैं ये वाली करूँगा, ये आपकी लैक ऑफ नॉलेज है। आपको पाकिस्तान में बैठे हुए सारी नॉलेज मिल सकती है कि किस तरह ये A1 काम हो सकता है, आप नहीं करें, बैठे रहें, आप इसी आसरे में बैठे देखिए रहें। इसमें बहुत सारे पहलू हैं। अगेन आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग भी है, स्टेट ने भी कुछ करना है। अगर स्टेट ने कुछ भी नहीं करना है तो फिर स्टेट घर चली जाए भाई। अगर स्टेट ने भी कुछ नहीं करना और बंदे की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और स्टेट की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर स्टेट भी चली जाए, स्टेट भी छोड़ दे अपना रेगुलेटरी बॉडी वॉचडॉग का काम, और वो किसी को बताए भी ना कि किस तरह काम करना है, और लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर वो भी काम ना करें। बट इस सारे में नुकसान मुल्क का हो जाता है, क्योंकि आप महंगी बिजली से महंगी चीज़ बना के बैठ जाते हैं जो एक्सपोर्टेबल नहीं होती, जिसकी ग्लोबल मार्केट में कोई डिमांड नहीं होती, और फिर वो बेचना मुश्किल हो जाता है, और ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज भी मुल्क की ख़त्म हो जाती हैं और वो चीज़ भी नहीं बिक पाती। डबल नुकसान है। डबल नुकसान है, मतलब फेलियर ही है ना। ऐसे मॉडल इस तरह काम नहीं करना चाहिए। काम ऐसे करना चाहिए कि वो सस्टेनेबल भी हो, वो प्रॉफिटेबल भी हो, बट मुल्क को भी नुकसान न दे, मुल्क को फ़ायदा करे। देखिए बिजनेस है, ये कोई खैराती काम नहीं होते। जो बिजनेस होते हैं उसमें आपको एज अ बिजनेसमैन स्मार्ट होना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सस्ता बने, मैक्सिमम अच्छी क्वालिटी का बने और मुल्क के रिसोर्सेज कम से कम डिप्लीट करे। ये तीनों काम कर रहे होंगे तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहे होंगे और आप अपने साथ मुल्क को ग्रो कर रहे होंगे। मुल्क खुद तो कुछ भी नहीं है, मुल्क को कौन ग्रो करता है? ये बिजनेसमैन ग्रो करते हैं, बिजनेसेस ग्रो करते हैं। अगर आप इंडिया, अमेरिका, इसराइल, ये जो बड़े कंट्रीज़ हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, कतर को देख, सऊदी अरब को देख लें, आराम को, एक ही कंपनी जो है उसका टर्नओवर देखें कितना है। हमारे तो वहमो गुमान से भी ज़्यादा का टर्नओवर है, हमारे तो इतना खर्चा भी नहीं है, हम तो इतने छोटे से। तो ये जो बिजनेसेस है ना, ये जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, ये मुल्क को ड्राइव कर रहे होते हैं। अगर वही इनएफिशिएंट चलेंगे तो मुल्क तो फिर इनएफिशिएंट ही होगा ना, वो तो खाते रहेंगे एक दूसरे को सारे। बिल्कुल ऐसी है। देखें हर मुल्क के अपने मसाइल हैं, इंडिया के अपने मसाइल हैं, आबादी है, गुर्बत है, बट इंडिया ने टेक्नोलॉजी को लिया, आईटी को लिया, कहीं से कहीं चले गए। इसराइल यहूदी मुल्क है, लेकिन जो भी बात है, बट उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को लिया और उन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजी में बहुत आगे ले गए और बहुत सी चीज़ें वो लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट भी मौजूद है, बाकी जो बिग टेक है, फिनटेक है, वो सारी मौजूद है वहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि हमें वहाँ काम करने देते हैं। यूएस को देख लें, अमेरिका को देख लें, सारी जो आपकी ग्लोबल, आप गूगल देखें, यूट्यूब देखें, फेसबुक देखें, मतलब हर बड़ी टेक कंपनी को उठाएं तो उसका हेडक्वार्टर यूएस में मौजूद है। इसी तरह दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं जो अपने सारे के सारे मसाइल के बावजूद काम तो कर रहे हैं और अपने मसाइल जो भी हैं उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे भी मसाइल हैं, हमें भी उनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस तो हमारे जिसके साथ हैं वो रहेंगे वो ही खैर, अभी हम तो सिर्फ बिजनेस की बात कर रहे हैं। अगर एक बिजनेस भी $50 बिलियन का पाकिस्तान में होता है तो वो $50 बिलियन इस मुल्क के पास होंगे ना, इस गवर्नमेंट के पास होंगे, चाहे वो पर्सनल बिजनेस के होंगे, पर डॉलर तो इस मुल्क के पास पड़ा होगा ना। तो हमारे तो ये मसले ही ख़त्म हो जाते हैं। हमारे बिजनेस जो हम लोग एज अ बिजनेस ओनर भी हम लोग इनएफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, और हम लोगों को देखते भी नहीं है दुनिया में कि किस तरह हमने अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है और अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ानी है। तभी हम एज अ बिजनेस भी पीछे रह जाते हैं और एज अ मुल्क भी पीछे रह जाते हैं। अच्छा, एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में बताएं ज़रा कि पाकिस्तान कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मिस कर रहा है इस एनर्जी सेक्टर में। देखें पहले तो ये बातें हो गई कि हमने जो पुरानी इंडस्ट्री हमने सारी उसको चलाना है, हमने टेक्सटाइल भी चलानी है, हमने शुगर भी चलानी है, राइस भी चलानी है, क्योंकि वो हमारी कोर स्ट्रेंथ है, वो उस पर हमने 40 साल की मेहनत करी है, तो वो हमने चलानी है। हमारे स्किल्ड वर्कर भी मौजूद है, लोकल लेबर भी मौजूद है, रॉ मटेरियल भी हम उगा लेते हैं उसका सारा, तो वो तो हमने चलानी है, बट एफिशिएंट तरीक़ों से चलानी है उन सारों को। दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक अबंडेंट सप्लाई है सोलर की, सूरज की, अल्हम्दुलिल्लाह। या इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, इसमें तो अल्लाह की देन है कि हमारा जो रीजन है वो ऐसे एरिया में है कि जहाँ पे सोलर की अबंडेंट सप्लाई है। 365 दिन में से एक मेजॉरिटी दिन है जहाँ पे हमारे पास खुला सूरज आता है। बिल्कुल। तो हम उस सूरज को यूटिलाइज़ करें और हम सोलर के पावर प्लांट्स लगाएं इस मुल्क में। जब हम सोलर के पावर प्लांट्स लगाएंगे तो हमारे पास एक कैपेसिटी होगी कि हम अपनी बिजली को पहले पूरा कर सकते हैं। हमारा अलमिया ये है कि जब हमें 20,000 मेगावाट चाहिए होता है तो हमारे पास जो प्रोडक्शन होती है वो 12,000 या 15,000 की होती है, तो 5,000 मेगावाट की हम लोड शेडिंग कर रहे होते हैं। और जब 25 चाहिए होता है तो 20 होता है, और जब 30 चाहिए होता है तो 25 होता है। तो पहले तो हम अपनी बिजली पूरी कर लें उससे। दूसरी बात, हम वो जो बिजली पूरी कर रहे होंगे वो सस्ती बिजली होगी, तो उससे हमारी सारी की सारी चीज़ों को बेनिफिट हो रहा होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जाएगी। तीसरी बात ये कि जब हम अबंडेंट, अगर हमें 30,000 मेगावाट की सप्लाई है चाहिए और हमारे पास सप्लाई जो है वो 60,000 मेगावाट की है, तो जो एक्स्ट्रा 30,000 है हम उसको सेल कर सकते हैं। जैसे हम तेल ख़रीदते हैं बाकी मुल्कों से, बार बार ख़रीदते हैं, हर दूसरे दिन ख़रीदते हैं, उस तरह हम बिजली रियल टाइम में बेच सकते हैं अपने पड़ोसी ममालिक को, क्योंकि हमारे पास बिजली की सप्लाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जब हमारी बिजली सस्ती प्रोड्यूस होगी तो फिर हम ज़्यादा आसानी से बेच सकते हैं, क्योंकि वो मुल्क ने अगर नहीं बिजली का प्लांट लगाया होगा सोलर का, तो वो हमसे आज बिजली ले सकता है, 4-5 साल लेगा, उसके बाद वो भी सोचेगा कि मैं प्लांट लगा लेता हूँ। यार बहुत सारे मुल्कों के पास जगह नहीं है, सिंगापुर के पास जगह नहीं है, वो जाके ऑस्ट्रेलिया में जगह खरीद के अपनी वहाँ से वायर खिंचवा रहा है, तो हम नहीं दे सकते उसे।
बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो सेट जिनके पास जगह की कमी है और जो चाहते हैं कि हम रिन्यूएबल पे सस्ती बिजली हमारे मुल्क को मिले, हम उनको बेच सकते हैं। बिल्कुल कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी बिजली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और हम वो मेथड की बिजली एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो ऑलमोस्ट फ्री पड़ती है, उसकी वन टाइम कॉस्ट है। हमारे पास जो जिस चीज़ से वो प्रोड्यूस होनी है, जो सनलाइट है, वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। उसकी कोई लिमिटेड सप्लाई नहीं है कि वो आज है और कल नहीं है, अनलेस कि हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारें और इस मुल्क में इतना धुआं इकट्ठा कर लें और इतनी पोल्यूशन इकट्ठी कर लें कि वो फिर सूरज ही ना निकले। अगेन वो भी करते हुए हमें बहुत टाइम लगेगा, हम 5-10 साल में भी इतनी बुरी हालात नहीं कर सकते। देखिए हमारा माइंडसेट ना चेंज है, हमें थोड़ा सा एज ए लीडर माइंडसेट अपना निकालना पड़ेगा कि हम बाकियों से लीपफ्रॉग करें और वो आइडियाज़ अपने मुल्क में लगाएं जिससे हम इस सारे मुश्किल से निकल सकें। बिल्कुल। अगर हम अभी भी वही पुरानी जो उन्होंने गलतियां करी हम भी पहले वो करेंगे और उसके बाद उनसे आगे क्या, उनसे तो पीछे भी नहीं हम रह सकते कभी, हम तो गेम सिर्फ ऐसी से मिट जाएंगे, गेम से निकल जाएंगे, कहानी क्लोज हो जाएगी हमारी। तो हमें बहुत ज़्यादा इनोवेटिव तरीकों की तरफ अपने बिजनेसेस को भी चलाना पड़ेगा और अपने मुल्क को भी कुछ नए तरीकों से चलाना पड़ेगा ताकि इन सबसे हम आगे निकल सकें और फिर सबसे आगे स्टैंड करके बता रहे हो कि ये देखो हमारे पास पहले पड़ी है। सर टाइम शॉर्ट है, मैं बता रहा हूँ कि LNG जब आ रही थी आज से 5-8 साल पहले, जब पाकिस्तान अभी शुरू कर रहा था, इंडिया के इस अंबानी ग्रुप ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके सबसे पहले कतर से सारी ये डील कर ली थी और 8 साल से लगे हुए थे कि ये दिस इज़ द नेक्स्ट गोल्ड, दिस इज़ द नेक्स्ट पेट्रोल जिस पे हम अभी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर दी थी और हम बैठे बस देख रहे हैं और हमसे आज ऑर्डर भी नहीं होता, हमारा तो कोई ऑर्डर ही नहीं लेता, पैसे ही नहीं है ना, अब तो मालिक कोई नहीं देता। तो बात खत्म हो गई ना। आप तो खुद ही गेम से निकलते जा रहे हैं अपनी नालायकी की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है, नालायकी और कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास आज भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, गोल्ड सेक्टर है, सोना है हमारे पास, सोलर जो हमारे पास मौजूद है सोना है, जो सूरज की शुआएं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से आ रही हैं वो हमारा सोना है। हम उसको यूटिलाइज़ करें, उससे बिजली बनाएं, अपने मुल्क में भी सस्ती बिजली दें और फिर अपने रीजन में भी बेचने की बात करें और अपनी फैसिलिटीज़ बनाएं ताकि हम उस बेचने वाली बिजली के एवज़ डॉलर ले सकें और फिर हमारे हालात में कोई बेहतरी आ सके। बिल्कुल, इसको क्लोज करें। मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करते हैं। एनालिटिक्स के बारे में लाजमी बता दिया करें आज जाते हुए। एनालिटिक्स कह रही है कि पहले 75% अनसब्सक्राइब लोग थे हमारे, फिर वो 85% पे चले गए थे और उसके बाद अब वो 89% पे आ गए हैं। बढ़ते जा रहे हैं वो लोग जो हमें आज सब्सक्राइब नहीं कर रहे बट वीडियोस तो वॉच कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके आने जानने वालों में भी ये पता लगेगा कि उनमें भी अवेयरनेस बढ़ने का मौका बढ़ेगा और हमारी भी हौसला अफजाई होएगी कि सब्सक्रिप्शन में इजाफा हो रहा है तो हमें कंटेंट को किस तरफ लेके जाना चाहिए और क्या वो मुफीद चीज़ बनानी चाहिए जिससे सबका फ़ायदा हो, मुल्क का भी और हमारा पर्सनल भी, हम दोनों के फ़ायदे एक साथ जुड़े हुए हैं। हमारा अपना सबका फ़ायदा होगा तो मुल्क का भी साथ में फ़ायदा हो जाएगा, तो हमें इसको लाइटली नहीं लेना इस काम को। शुक्रिया, थैंक यू।